नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। मॉक टेस्ट 6 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ शुरुआत हिंदी से हो रही है, जैसे कि पिछले टेस्टों में आपने देखा था। यहाँ पूछा गया कि भारोपीय परिवार की भाषाओं की मुख्य शाखाएं कौन सी। भारतीय और यूरोपीय दोनों को मिला दिया तो बन गया भारोपीय। अब बताइए, इसमें दिया हुआ है और 51 को आपने देखा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सी, सतम और केतुम। ये आपने यहाँ सी वाले विकल्प को देख लिया। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में से खड़ी बोली का नाम नहीं है। खड़ी बोली को जिस नाम से हम नहीं पुकारते हैं वो आपको चुनना होगा। तो हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी और सतम। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा, सतम नहीं पुकारते हैं। यहाँ आपने देखा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, ये आपको बताना है। यहाँ अपभ्रंश का नाम चुनना होगा, मतलब किस भाषा के अपभ्रंश से हुई है। तो वो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शौरसेनी। ठीक, शौरसेनी। प्रश्न संख्या 4, हिंदी वर्तनी के हिसाब से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ लिखा हुआ है सोचनीय, कौवा, 33, संजोग। शुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है और इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 33 जो लिखा हुआ है वो एकदम सही है, ऐसे ही लिखा जाता है 33। प्रश्न संख्या 5 को देखें। आप दिल्ली जा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है। अब इस वाक्य का पूरा आशय क्या है? आप ऐसे पूछ लेते हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, मतलब इसके पीछे प्रश्न पूछने का भाव होता है। तो इसका पूरा मतलब यहाँ क्लियर करना होगा। क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? क्या आप दिल्ली जा रहे हैं मतलब एक में खड़ी पाई लगाई गई है यानी पूर्ण विराम है, दूसरे में प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप दिल्ली जा रहे हैं या इसमें से कोई नहीं, तो आप स्पष्ट तौर पे जान रहे हैं यहाँ प्रश्न पूछने का भाव है ना। तो क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, इसका मतलब यही है। 6वें प्रश्न में पूछा गया कि अर्ध विवृत स्वर निम्नलिखित में से कौन सा शामिल इसमें नहीं होगा। अर्ध विवृत स्वरों में नीचे दिए गए जो स्वर हैं उसमें से कौन सा शामिल नहीं होगा। तो अ, आ, ए और ए दिया हुआ है, इसे आप देखें कौन सा नहीं होगा वो आपको चुनना है और इसीलिए इसका जो ए लिखा हुआ है वो इसमें शामिल नहीं होगा। डी को हम चुनते हैं। अब इसमें से अघोष जो न हो उसका चयन आपको करना है। अघोष व्यंजन जो नहीं है वो आपको चुनकर इसमें से बाहर करना है। 7वें क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, ग जो है वो अघोष नहीं है। यहाँ पर संधि विच्छेद करके आपको बताना होगा। विरहानल लिखा हुआ है, विरहानल एक शब्द है, आपको इसे तोड़ना है, इसका संधि विच्छेद करके बताना होगा। सही इसका तरीका क्या होगा? अनल मतलब होता है आग और विरह मतलब बिछो या अलगाव। तो इसमें आपको अलग अलग करके देखना है और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, विरह धन अनल। ठीक है, दोनों को एक में मिला लिया तो विरहानल। जनाकीर्ण का आपको संधि विच्छेद करना है। सही जवाब क्या होगा इसमें से? जन धन आकीर्ण। सी वाले विकल्प को हमने चुन लिया। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया कि अभ्यंतर में कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल किया गया है। अभ्यंतर एक शब्द है, इसमें आपको उपसर्ग पकड़ना है, कौन सा उपसर्ग होगा? सही जवाब सी हो जाएगा। अभी जो है वो इसमें उपसर्ग है और अंतर जो है वो मूल शब्द है। 11वें को देखते हैं। प्रतिस्पर्धा में कौन सा उपसर्ग है? बहुत आराम से आप पकड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, भवितव्य में कौन सा प्रत्यय इस्तेमाल किया गया है? यहाँ ये देख रहे हैं आप, इसमें से बताइए और सही जवाब इसका क्या होगा? तव्य। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13वें को देखते हैं। 7, 5 में कौन सा समास है? न 7 कम है न 5 कम है। अब इसमें आप बताइए। तो 13वां जो है इसका सही जवाब इसमें से बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रश्न संख्या 13 को आप देख रहे हैं, इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। ये द्वंद्व समास है, कुछ लोग इसे द्विगु कह सकते हैं, लेकिन द्विगु समास की परिभाषा में क्या लिखा होता है कि पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है, दूसरा पद जो है वो संख्यावाचक हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ दोनों ही किसी से कम नहीं है, तो 7 और 5 द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा का बोध नहीं कराता है।
तो लड़का, रामायण, पर्वत और नगर, इसमें से आपको चुनना है। और 14वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा बी वाला, रामायण। ये जातिवाचक संज्ञा का बोध नहीं कराता है। प्रश्न संख्या 15, भाववाचक संज्ञा का बोध कौन नहीं कराता है बताइए। शत्रुता, परिवार, मित्रता, कोमलता। तो शत्रुता, मित्रता और कोमलता ये मन के भाव हैं, ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे, लेकिन परिवार जो है ये भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा, और इसीलिए 15वां जो है इसका सही जवाब बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, पुरुषवाचक, यहाँ ध्यान से देखें, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण जो नहीं है वो आपको बताना है, जो नहीं हो। यहाँ देखिए इसमें से कौन सा उत्तम पुरुषवाचक जो नहीं है, सही जवाब इसका क्या होगा, बी हो जाएगा, तुम जो है वो उत्तम पुरुषवाचक नहीं है, बाकी सभी है। प्रश्न संख्या 17, पुनरुक्ति के रूप में कौन सा विकल्प शामिल नहीं किया जाएगा। सर्वनामों की पुनरुक्ति हो रही है यानी दोहराव हो रहा है, तो इसमें से कौन सा विकल्प हम इस चीज़ के अंतर्गत नहीं ले आ सकते। कोई कोई, क्या क्या, जो किस किस, बताइए। और 17वां आपने देखा, सही जवाब इसका क्या होगा, बी हो जाएगा, क्या क्या। ये जो है ये पुनरुक्ति के रूप में सर्वनामों का प्रयोग हमें नहीं दिखाई देता है। 18वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। निश्चित परिमाण बताने वाला जो विशेषण है उसकी बात हो रही है, तो उसमें कौन सा शामिल नहीं होगा। और ये 18वां आपने देखा, सही जवाब इसका क्या होगा, सी हो जाएगा, जरा सा। जरा सा में आपको पता नहीं है कि कितना सा, ठीक है, तो ये अनिश्चितता का भाव है। यहाँ निश्चित परिमाणवाचक कोई विशेषण काम नहीं कर रहा है। हाँ ये है कि परिमाणवाचक विशेषण है लेकिन अनिश्चित है। इसके बाद 19वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर कहा गया कि यह छात्र बहुत सुंदर है। इसमें विशेषण क्या है बताइए, मतलब कौन सा विशेषण इस्तेमाल किया गया है। यह छात्र बहुत सुंदर है। और 19वां आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ यह जो है वो सर्वनाम है और ये विशेषता, तो यहाँ देखें आप सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न संख्या 20, नरेंद्र तेज चलता है। इसमें कौन सी क्रिया है, नरेंद्र तेज चलता है। और 20वां आपने देखा, सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से ए वाला, अकर्मक क्रिया है, ठीक है, अकर्मक क्रिया है, यहाँ आपने चुना। 21 को देखिए, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, जैसे कि आने वाली है, बल्कि आगमन हो चुका है। तो अब इसमें आप बताइए ये क्या है, क्या चीज़ है, ये अपूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है या इसमें से कुछ नहीं है। तो 21 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, ये सामान्य वर्तमान है। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं, धनिया तथा काढ़ा, इसको किस लिंग में रखा जाता है। धनिया और काढ़ा ये क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पहले तो यही पता होना चाहिए। पहली चीज तो ये आकारांत है, क्योंकि दोनों में आ का उच्चारण अंत में हो रहा है ना, इकारांत तो है नहीं, तो आकारांत में से आपको चुनना होगा। और 22 को अगर आपने देखा तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ये पुल्लिंग है, धनिया भी और काढ़ा भी, ये दोनों पुल्लिंग हैं और इसीलिए हम ए का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखें, कौन सा ऐसा शब्द है जिसका एक वचन रूप भी हमको जिसका एक वचन रूप भी हमें देखने को मिल जाता है। दर्शन, हस्ताक्षर, रोंगटे, इनमें से कोई नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य या पूछने का तात्पर्य ये है कि ये बहुवचन और एक वचन दोनों में इस्तेमाल होता है, तो ऐसे शब्द का चयन आपको करना है। देखिए और बताएं। 23वां, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, 23वां जो है इसका सही जवाब इसमें से आप ध्यान से देख लीजिए, डी वाला हो जाएगा, ठीक है, डी को मार्क कर लेते हैं। मतलब दर्शन, हस्ताक्षर, रोंगटे, ये सभी जो है इसमें ये पूछा गया है कि जिसका एक वचन रूप भी हमें देखने के लिए मिल जाता है, तो ये प्रायः बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद 24 को देखते हैं, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। अब इस वाक्य में कौन सा कारक है, 24, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अपादान कारक। माफ कीजिएगा, यहां पर आप ध्यान से देखें, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, को कर्ता ने कर्म को करण से इस प्रकार से होता है, तो यहां पर आप देखें कर्म कारक होगा। इसके बाद 25 को देखें, यहां पर कहा गया कि शिवम से मोबाइल गिर गया। शिवम से मोबाइल गिर गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, वाच्य की पहचान करनी है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। 25 सही जवाब इसका क्या होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, बी को हम चुनेंगे। प्रश्न संख्या 26 को देखिए, गोली से घायल बच्चे, इसमें कौन सा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, संज्ञा है, सर्वनाम है, पदबंध की पहचान आपको करनी है, ये 26 है। और इसका जो परफेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, ये संज्ञा पदबंध है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 27 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ नहीं है।
योग रूढ़ जो न हो उसका चयन आपको करना है। यहाँ कुछ शब्दों का जिक्र किया गया है, जैसे कि दशानन है, पीताम्बर है, इसके अलावा प्रतिदिन है, चतुर्भुज है। और 27 को बहुत ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रतिदिन जो है वो योग रूढ़ शब्द नहीं है, बाकी जितने हैं वो योग रूढ़ है। इसके बाद देखते हैं 28वें प्रश्न को। अंक का तद्भव शब्द क्या होता है? और 28 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आंक होता है और ये कुछ ऐसे लिखा जाता है। धन्ना सेठ का तत्सम क्या होगा? सेठ का तत्सम अगर आप जानते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। श्रेष्ठी होता है सेठ का तत्सम, और उसके आगे धन्ना यानी धन, तो धन श्रेष्ठी, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 30। अंक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंकड़ा, क्रमांक, संस्करण, या इसमें से कोई नहीं? तो तीनों ही हैं, तीनों ही यहाँ इसका समान अर्थ रखते हैं, और इसीलिए हम डी को चुनते हैं कि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कि हम छांट सके। प्रश्न संख्या 31 को देखें। अस्त का पर्यायवाची क्या होगा? तो उदय होता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, अस्त का विलोम उदय होता है। अस्त का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो इसमें अभियोग होना चाहिए, तिरोहित होना चाहिए, दंभ होना चाहिए कि मद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 31 आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या होगा? तिरोहित हो जाएगा, यानी बी वाले विकल्प को हम इसमें से चुन सकते हैं। प्रश्न संख्या 32 को देखें। कर्ण का पर्यायवाची नहीं है। कर्ण का पर्यायवाची नहीं है। धनंजय, सूतपुत्र, राधेय, अंगराज। 32वां और 32वें का जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। ठीक, धनंजय जो है वो अर्जुन का पर्यायवाची है, कर्ण का नहीं। बाकी तीनों जो है वो कर्ण के पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 33 को देखें। आच्छादित का विलोम शब्द क्या होगा? आच्छादित मतलब ढका हुआ, अनाच्छादित मतलब जो ढका ना हो, लेकिन इन दोनों में से कौन सा होगा? वर्तनी का ध्यान दीजिए। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, अनाच्छादित। प्रश्न संख्या 34। गरल का विलोम शब्द क्या होगा? सुधा होगा, ठीक है। गरल मतलब जहर होता है, सुधा मतलब अमृत होता है। प्रश्न संख्या 35। अब्ज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कपूर, कमल, कलंक और चंद्रमा। अब्ज किसको नहीं कहा जाता है? 35। सही जवाब इसका क्या होगा? कलंक। कलंक को अब्ज नहीं कहते। अब्ज जो है एक सकारात्मक शब्द है, कलंक एक नकारात्मक शब्द है। ऐसे भी आप आराम से पकड़ सकते हैं। बाकी तीनों के लिए जो अब्ज शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। अर्थ का अनेकार्थी इसमें से कौन सा होगा? बताइए। प्रयोजन, अर्जुन, आकाश, इसमें से कोई नहीं। प्रयोजन होगा, ठीक है। कहते हैं आपके यहाँ आने का अर्थ क्या है, यानी आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। इसके बाद 37वें प्रश्न को देखिए, जो कि यहाँ ऊपर दिया है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक जो है, इसके लिए आपको वाक्यांश हेतु एक शब्द का प्रयोग करना है, बताइए। और 37 परफेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। उसे अधिनायक कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त जो शासक होता है उसको अधिनायक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है, बताइए। अन्योपाय होगा, अन्नोपाय होगा, अनन्योपाय होगा, या इसमें से कोई नहीं, जिसका दूसरा कोई उपाय न हो। और इसीलिए हम चुनेंगे सी वाले को, यहां अनन्योपाय होगा, ठीक। प्रश्न संख्या 39, पुत्रेषणा। पुत्रेषणा शब्द लिखा हुआ है, इसकी शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, कौन सी होगी इसमें से। और 39 को आप ध्यान से देखें, सही जवाब इसका पुत्रैषणा हो जाएगा, ठीक है। पुत्र की ऐषणा, और इसीलिए यहाँ पे जो ए की मात्रा है उसका प्रयोग होगा, न कि ए की। 40वें प्रश्न में पितर ऋण लिखा हुआ है, पितर ऋण ये अलग अलग लिखा है, इसकी शुद्ध वर्तनी आपको बतानी, बताइए। तो इसमें से आप चुनेंगे किसको? जो 40वां है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, पितृ ऋण, ठीक है। पितृ ऋण, जो सी वाला विकल्प है उसको हमने चुन लिया। प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, और 41वें को ध्यान से देखें। सही जवाब इसका क्या होगा? डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। कोई भी वाक्य जो है वो शुद्ध नहीं है। तुम तो तुम्हारा काम करो, इसका सही क्या होगा? तुम अपना काम करो, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, तुमसे कोई लेना देना नहीं। वो क्या जाने हमारी मुसीबतें, वो हमारी मुसीबतें कैसे जान सकता है। तो इसमें आप देखें कि तीनों ही वाक्य गलत दिए हैं, इसीलिए हम डी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 42 को देखें। अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। भक्तिकाल स्वर्ण युग माना जाता है, यह सुंदरतम साड़ी है, ऐसे लिखा हुआ है। वे एक अच्छे अध्यापक हैं, कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह सुंदर साड़ी, यहाँ आप देख रहे हैं यह सुंदरतम साड़ी है, ये जो लिखा हुआ है बी वाला वाक्य, ये अशुद्ध है। तो सही क्या होना चाहिए इसमें से?
माफ कीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। वे एक अच्छे अध्यापक हैं। ये जो सी वाला वाक्य है ये गलत है। वे अच्छे अध्यापक हैं, एक अच्छे अध्यापक है, ये एक शब्द जो है यहाँ बहुत काम का नहीं है। हालांकि बी वाला जो इसका सेंटेंस है ना वो भी बहुत सही नहीं है। यह सुंदरतम साड़ी है, यह सबसे सुंदर साड़ी, ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसमें बी और सी दोनों ही वाक्यों की संरचना में त्रुटि है, हालांकि सी वाले को हम इसमें से चुनते हैं। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। अड़ियल टट्टू, ठीक है, ये मुहावरा है, आप जानते हैं। इसका सही अर्थ क्या होगा? जिद्दी, ठीक है, जिद्दी आदमी को ही कहा जाता है अड़ियल टट्टू, जो एक बार अड़ गया फिर वहां से हिलने का नाम न ले। यहाँ कहा गया है एक साधे सब सधे, एक साधे सब सध जाए, ऐसे कहा जाता है कि एक को साधो बाकी सभी चीजें सिद्ध हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ कहा गया है, देखें इसे, अनुपयुक्त या बेकार समर्थ प्रदान करना, एक एक करके काम करने पर क्रमशः सब कार्य ठीक होता है, या इसमें से कोई नहीं। और 44 जो है इसका राइट आंसर, इसमें से एक साधे सब सधे, इसका राइट आंसर तो इसमें से सही बताएं तो कुछ नहीं है, मतलब एकदम सटीक जो अर्थ होता है वो यहाँ नहीं दिया है। लेकिन अगर हमें निकटतम चुनना हो तो हम सी को चुन सकते हैं। इसका मतलब ये होता है ना कि एक काम को करने से बाकी बहुत सारे काम उसी के साथ अनुवर्ती तौर पे सिद्ध हो जाए। एक को आप साध रहे हैं, बाकी सब उसी के सहारे सध जा रहा है, ठीक। जैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं और आपको चाहिए एक सरकारी नौकरी, जो कि एक बड़ा लक्ष्य है। अगर आप उसको प्राप्त कर ले रहे हैं तो वो छोटी छोटी समस्याएं अपने आप सध जाती हैं, यानी हल हो जाती हैं। तो इसको कहा जाता है एक साधे सब सधे। तो इसीलिए इसमें सी वाले को हम फिलहाल तो चुनते हैं, लेकिन हाँ, अगर विकल्प में जैसा मैंने बताया वैसा अगर आपको दिखता है तो उसी को चुनिएगा। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है रिपंजेंट। आप बताइए कि इसमें जो इसका सटीक हिंदी अनुवाद है वो क्या होगा? रेपुजेंट लिखा हुआ है, फटकार लगाना होता है, प्रतिवादी होता है, विरुद्ध होता है, अपेक्षित होता है। और 45 को आपने देखा, सही जवाब इसका क्या होगा? सी हो जाएगा, विरुद्ध होता है। यहाँ आप देख रहे हैं। 46 को देखिए। आज के दैनिक जीवन में संक्षिप्तीकरण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सबको जल्दी रहती है, सब लोग छोटी चीज़ को देखना चाहते हैं। जैसे अभी लंबा वीडियो हम लोग बना दें तो आप नहीं देखेंगे, छोटे छोटे वीडियो में बहुत रुचि आती है। तो यहाँ बताइए, अपनी बात को लिखने की बजाय मुंह से बताने के लिए समय की अधिकता होते हुए ऐसा किया जाता है, या समय की कमी है और जीवन में ऐसा करना आवश्यक है। तो 46 की अगर बात की जाए तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। समय की कमी होने के कारण अधिक सारवान सामग्री प्रस्तुत की जाती है। हाँ, ये आवश्यक नहीं है कि समय की कमी की वजह से जो सामग्री पेश की जाए उसमें बहुत ज़्यादा सार मौजूद ही होना चाहिए, पर अक्सर नहीं होता। प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। यहाँ देखिए, सामाजिक दायित्व और शिष्टाचार को निभाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पत्र लेखन प्रचलन में होता है? व्यक्तिगत पत्र होता है, कार्यालयी होता है, सामाजिक होता है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सामाजिक पत्र। प्रश्न संख्या 48, अनेक अधिकारियों को एक ही सूचना प्रेषित करने के लिए इनमें से कौन सा प्रारूप इस्तेमाल होता है? तो इसमें आप ध्यान से देखें। और 48 इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, परिपत्र। परिपत्र जो है वो सामूहिक रूप से प्रेषित किया जाता है, एक ही सूचना कई सारे अधिकारियों तक पहुंचती है, इसको सर्कुलर कहा जाता है। और इसके बाद देखें 49 को। यहाँ कहा गया कि विल ही इन्फॉर्म यू व्हेन ही रिटर्न्स। विल ही इन्फॉर्म यू व्हेन ही रिटर्न्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपको इसका सटीक हिंदी अनुवाद करना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? नीचे विकल्पों को आप देख पा रहे हैं। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। क्या वह आपको सूचित करेगा कि वह कब लौटता है? प्रश्न संख्या 50, अवलोकनार्थ। अवलोकनार्थ अर्थात अवलोकन के हेतु। इसका अंग्रेजी अनुवाद मतलब इसका अंग्रेजी रूप दिया हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद आपको पता अगर रहेगा तो आप इसी हिसाब से इसका अंग्रेजी अनुवाद कर लेंगे, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अवलोकनार्थ जो है वो एक हिंदी शब्द है, इसका अंग्रेजी अनुवाद आपको करना है। देखें और बताएं। तो सबमिटेड फॉर परसुअल, या सबमिटेड फॉर ऑर्डर, या इंफॉर्मेशन, या अप्रूवल, इसमें से क्या होना चाहिए? तो 50 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। यहाँ हमने देखा, यहाँ से मोड बदल गया है थोड़ा सा। अब रीजनिंग की ओर चलते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ईरान बगदाद, अफगानिस्तान काबुल, भूटान थिम्पू, इंडोनेशिया जकार्ता, देश और राजधानियों के नाम दिए हैं। इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत आपका इसमें से ए वाला है। ईरान और बगदाद का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, आप जानते ही हैं। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पुत्र पुत्री, भाई बहन, चाचा पापा, दादा दादी। इसमें एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग है, और यहाँ आप देख रहे हैं चाचा पापा दोनों पुल्लिंग है, तो ये वाला इसमें से अलग है। अब यहाँ संख्या मतलब सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें, 4, 3, 4, 8, 17 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है।
इसके बाद लिखा हुआ है 58। आगे का नंबर आपको भरना है, बताइए इसमें से क्या होगा। और 53 को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 33 यहाँ पर 33 भरा जाएगा। अगले वाले को देखिए, यहाँ भी वही श्रृंखला है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको फुलफिल करना है। तो 1 2 10 37, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 2 26, बीच में क्या भरेंगे। और 54 राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 101 101, ठीक है। इसके बाद 55 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि शब्दकोश की व्यवस्था के हिसाब से बताइए कि कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं और 55 का राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। एसोर्ट जो है वो सबसे पहले आएगा, ए वाले विकल्प को हम इसमें से सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 56 को देखिए। प्रत्येक शब्द में उस शब्द को ज्ञात कीजिए, मतलब जो नीचे दिए गए शब्द है जो कि डिक्शनरी में पहले नंबर पे आपको दिखाई देंगे। तो पोलो लिखा है, पोल लिखा है, पॉली लिखा है, पोल लिखा है, पोप लिखा है, इस तरह से यहाँ शब्द लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा। तो 56 को आपने ध्यान से देखा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पोप जो है वो सबसे पहले आपको मिलेगा। 57 यहाँ कहा गया कि शब्दकोश की व्यवस्था से या व्यवस्था के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा बताइए। तो कर्ड लिखा है, क्यूर लिखा है, कर्ट लिखा है, कर्ब लिखा है और कैजर लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा होगा। और 57 जो आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ आपको ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें कि संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार से ये संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में संबंधित हैं। तो 5 13 12 उसी हिसाब से आपको इसमें लिखना है। और इसे अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ऐसा ही आपको यहाँ नीचे जो समुच्चय है उसमें मिल जाएगा। और बी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। 6 10 और 8 ये कुछ उसी प्रकार से अरेंज किया गया है। यहाँ नीचे बॉक्स बने हुए आकृतियाँ बनी हैं। अंतिम वाली आकृति जो है वो गायब है, आपको उसी को ढूंढना है। तो एरो बने हुए हैं, उन्हें ध्यान से देखिएगा। और अगला वाला जो इसमें टर्म होगा वो इसका ए वाला हो जाएगा। कुछ ऐसे इसको भरा जाएगा। यहाँ आप देखिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 60, यहाँ पर बॉक्स बने हैं, उसके साथ साथ विकर्ण खींचे हुए हैं, मतलब वर्ग हैं और उनके विकर्ण हैं। कई सारे त्रिभुज बन रहे हैं, उन त्रिभुजों को गिनकर आपको बताना है। और 60वें में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए इसका। 28 त्रिभुज टोटल इसके अंदर मौजूद है। 61वें को देखते हैं। सेलेक्ट द वेन डायग्राम। और किस तरह का वेन डायग्राम आपको चुनना है कि विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय, इनको ये अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। विद्यालय में ही शिक्षक और विद्यार्थी दोनों होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसमें से कौन सा होगा, इसका बी वाला हो जाएगा, शिक्षक और विद्यार्थी और ये पूरा विद्यालय। 62वें को देखते हैं। यहाँ पर फिर से वेन डायग्राम और खिलाड़ी, संगीतकार और विद्यार्थी ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें आप देखें और बताएं। तो 62 जो है इसका राइट आंसर सी होगा। इसमें से कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पे माफ कीजिएगा, इसका सी वाला हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से होगा, ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। आवश्यक नहीं है कि हर खिलाड़ी संगीतकार हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो हो। और ये आवश्यक नहीं है कि हर खिलाड़ी विद्यार्थी हो और हर संगीतकार विद्यार्थी हो। कुछ उसमें से हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई योग्यता ऐसी है नहीं कि पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। तो इसमें से हम सी को चुनते हैं। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 63। यहाँ पर एक तार्किक तरीके से, यानी एक लॉजिकल वे में इसको अरेंज करना है। तो वेतन है, भर्ती है, शिक्षा है, पदोन्नति है, स्कूल है, रोजगार है, सब कुछ जो आप करते हैं वही सब दिया हुआ है, लेकिन एक क्रम से इसको रखना है। अब बताइए। तो 63वां आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। क्रम इसका कुछ डी के प्रकार से रख देंगे। सबसे पहले आप स्कूल जाएंगे, पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद तब जाकर आपको एजुकेशन मिलेगी। एजुकेशन मिल जाएगी तब आप रिक्रूटमेंट के लिए तैयार होंगे, मतलब भर्तियों को देखना शुरू करेंगे। भर्तियों में अप्लाई करेंगे, परीक्षा देंगे, परिणाम क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो सैलरी मिलेगी, और सैलरी मिलेगी तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। तो ये इसका क्रम है और डी वाले को हम चुनते हैं। प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। यहाँ फिर से टेबल आ गई है। कहा गया कि 5 वर्षों के दौरान भारत के 5 अलग अलग राज्यों से एसएससी की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है और केरला है। साथ में वर्ष दिया हुआ है, चाहे आप अरुणाचल मान लीजिए चाहे आंध्र मान लीजिए, क्योंकि एपी का मतलब दोनों हो सकता है। फिलहाल यहाँ आप देखें वर्ष दिए हुए हैं, यहाँ 2012, 13, 14, 15, 16
और उसके साथ साथ यहाँ जो संख्याएं हैं वो दे रखी है, छात्रों की संख्या है। आपको देखकर बताना है इसमें से आंसर क्या होना चाहिए। पहला प्रश्न पूछा गया कि 2012 से लेकर 2016 तक कुल संख्या के लिहाज से किस प्रदेश के छात्रों ने एसएससी की परीक्षा में परचम लहराया, और सर्वाधिक संख्या में उसी प्रदेश के छात्र जो है वो उत्तीर्ण होते हैं। भाई परचम लहराने का यही मतलब है। तो 64वें को अगर देखा जाए, सही जवाब इसका क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखें अगले वाले को, एसएससी की परीक्षा में किस प्रदेश के छात्र दूसरे स्थान पर रहे। अब दूसरे स्थान पर कौन है ये भी बता दीजिए इसमें। और इसका 65 का जो परफेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर हम लोग थे। 66वें को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ डाइस बनी हुई है यानी पासा, और एक ही पासा है, उसको घुमाकर दो सिचुएशन में या दो कंडीशन में दिखाया गया है। आपको ये बताना है कि निचले फलक पे यानी नीचे वाला जो इसका फेज है उसमें अगर 1 आता है तो ऊपर कौन सी संख्या दिखेगी। ऐसे ही प्रश्न को आपने पीछे देखा था पिछले मॉक टेस्ट में। और 66वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 3 दिखाई देगा, बिल्कुल वही प्रश्न है, रिपीट हो रहा है। 67 को देखते हैं। शिवांग की जो आमदनी है वो उसके खर्चों से 20% ज़्यादा है। यदि उसकी आय में 60% और उसके खर्चों में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कितनी कम होगी। उसकी जो आमदनी है उसमें 60% का इकट्ठे इजाफा हो रहा है, जो कि असंभव मालूम होता है लेकिन हो रहा है। और जो खर्चे हैं वो 70% बढ़ जा रहे हैं। भाई आमदनी इस हिसाब से बढ़ेगी तो खर्चा तो बढ़ेगा। अब आपको ये बताना है कि उसकी बचत हो रही है, अगर हो रही है तो बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है। अगर नहीं हो रही है मतलब घट रही है तो निश्चित तौर पर बचत कम हो रही है, तो उसका भी प्रतिशत यहाँ पे देखना है। और 67 जो है इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। 10% बढ़ेगी। ठीक है, 10% बढ़ेगी। प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ कथन और निष्कर्ष दिया है, कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो सम टीचर्स आर फिलोसफर्स, सम फिलोसफर्स आर राइटर। कंक्लूजन ये निकलता है कि सम राइटर्स आर टीचर्स, नो राइटर इज अ टीचर। कथन के हिसाब से हमें चलना है। और 68वें को आप बहुत ध्यान से देखिए, इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। या तो निष्कर्ष 1 निकलेगा या फिर निष्कर्ष 2 निकलेगा, दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे, अलग अलग वो सही हो सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ भी वही बात है। कुछ कारपेंटर जो है वो टेक्नीशियन है और सभी टेक्नीशियन जो है वो मैकेनिक है। ऑल टेक्नीशियंस आर मैकेनिक। कंक्लूजन क्या निकलता है कि सम कारपेंटर्स आर मैकेनिक्स, या फिर सम मैकेनिक्स आर टेक्नीशियन, ऑल कारपेंटर्स आर मैकेनिक्स। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा तर्क संगत है। प्रश्न को देखिए। और 69वां जो आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो दोनों ही निष्कर्ष जो है वो काम कर रहे हैं। वनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, 2 ही है ही हैं, तो वनली की आवश्यकता वैसे भी नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ देखिए, आपके दामाद का आपकी बहू के पति की माँ से क्या रिश्ता होगा। ये ब्लड रिलेशन वाला है। आपके दामाद का आपकी बहू के पति की माँ से क्या रिश्ता होगा, बताइए। 70 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सन इन लॉ यानी दामाद का संबंध होगा। और किसका होगा? राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है, और मोनिका के पति का राहुल के साथ क्या रिश्ता है ये आपको बताना है। तो 71 को आपने देखा, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। फादर यानी पिता का संबंध है। प्रश्न संख्या 72 को देखें। यहाँ पर एक डिज़ाइन बना हुआ है, इसकी मिरर इमेज आपको खोज निकालनी है। इसमें से कौन सी होगी? यहाँ पर है वो डिज़ाइन और नीचे दी हुई है 3 मिरर इमेज। बताइए शीशे में ये कैसा दिखाई देगा। और इस प्रश्न को ध्यान से देखा आपने, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए हो जाएगा। शीशे में ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर देखें, इसमें भी आपको सही दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज जो है उसको चुनना होगा। स्टार बना हुआ है, अलग अलग ढंग से इसमें छायांकन किया गया है। शीशे में देखने पर ये कैसा दिखाई देगा? सबसे ऊपर जो आप स्टार देख रहे हैं यानी सितारा देख रहे हैं वो असली है, और उसके सामने लगा हुआ है एक शीशा। और इसका जो सही जवाब है यहाँ आप देख लीजिए अच्छे से। सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसकी जो मिरर इमेज है वो हमको दिखेगी। अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही बात है। दाहिनी ओर से एक शीशा रख दिया गया है यानी दर्पण, और आपसे इसकी इमेज पूछी जा रही है कौन सी होगी। तो यहाँ जो बना हुआ है ये गोलाकार चक्रव्यूह, ये आप देख पा रहे हैं ऐसे। तो इसी के हिसाब से आपको देखना होगा इसकी मिरर इमेज कैसे बनने वाली है। 74 को बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए ही होगा। कुछ इस तरह से जो इमेज है वो बना करेगी। ठीक है, अगले वाले को देखते हैं। राहुल दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलता है,
और फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दोबारा वो बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। तो अंत में वो इनिशियल पोजीशन से कहाँ तक आ गया है, दूरी आपको बीच की बतानी। 75 राइट आंसर इसका ए हो जाएगा 50। ठीक है। प्रश्न संख्या 76, यहाँ मौसम और शीत दिया है, यानी वेदर और कोल्ड दिया है, वैसा ही कॉम्बिनेशन आपको नीचे ढूंढना है। तो वर्ष और शताब्दी, माह और अप्रैल, सप्ताह और कैलेंडर, ग्रीष्म और पतझड़, बिल्कुल इसी पैटर्न पे ढूंढना है। और 76 जो है इसका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ठीक है। बी वाले ऑप्शन को हम इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि माह में ही अप्रैल आता है, मतलब 12 महीने हैं, उसी में से अप्रैल एक है। वैसे ही यहाँ पे मौसम में शीत भी, यानी जो कोल्ड है वो भी एक मौसम है। प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। यहाँ फिर से युग्म दिया हुआ है, वैसा ही आपको ढूंढना है। तो पाँव और मोजों का आपस में कॉम्बिनेशन है, वैसा ही ढूंढिए। तो ठीक जैसे पाँव का मोजे के साथ संबंध है, मोजे जो है वो पाँव को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही पगड़ी जो है वो आपके सिर को प्रोटेक्ट करती है। ठीक। इसके बाद 78 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि रिकमेंडेशन लिखा हुआ है, ये वर्ड है, और इसके अंदर जितने अल्फ़ाबेट हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं और जितने अल्फ़ाबेट हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके आपको नीचे के 4 शब्द बनाने थे। कौन सा ऐसा शब्द है जो कि नहीं बनेगा? तो 78 को आप ध्यान से देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। रिकॉर्ड जो है वो रिकमेंडेशन के अंदर जो उपलब्ध अल्फ़ाबेट है उनसे नहीं बनने वाला। ठीक है, ये रिकमेंडेशन के अंदर जो अल्फ़ाबेट है उनसे नहीं बनेगा। प्रश्न संख्या 79 को देखते हैं। यहाँ फिर से वही राइनासोरस लिखा हुआ है और इसके अंदर जितने अल्फ़ाबेट और जो हैं उन्हीं की सहायता से आपको बनाना है। तो कौन सा नहीं बनने वाला है? नोज, इंक, इन और राइनो। तो 79 को आप देख पा रहे हैं, बी वाला इसका हो जाएगा। इंक जो है वो राइनासोरस के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनसे नहीं बनने वाला शब्द है। अब नीचे कोडिंग डिकोडिंग चालू हो गई है। कूट भाषा यानी कोड लैंग्वेज में 15789 को लिखा जा सकता है XTZAIL। ठीक है। और 2346 या 2346 इसको NPSU लिखा जा सकता है। तो कोड लैंग्वेज में 23549 को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखें और बताएं। और ये जो 80वां प्रश्न है, इसका सही जवाब इसमें से सी हो जाएगा, NPTSL। ये जो है ना, ये लिखा जाएगा, मतलब इस तरीके से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोड में। 81 को देखते हैं। इंग्लैंड को 123452 लिखा जा सकता है। फ्रांस को लिखा जा सकता है 785291। और उसी हिसाब से हम ग्रीस को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देशों के नाम है, उनकी कोडिंग की जा रही है। और 81 सही जवाब इसका क्या होगा? ए हो जाएगा, 381191। कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है रमन। रमन को हम लिख सकते हैं 12325। वैसे ही दिनेश को हम लिख सकते हैं 675489। तो इसी प्रकार से हमन जो है, हमम जो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब किस तरीके से इसकी कोडिंग की जाएगी? 82 सही जवाब इसका बी हो जाएगा। यहाँ आप देखें 92323 ऐसे लिखेंगे। फिर से कोड लैंग्वेज। ऑनेस्टी को हम लिख सकते हैं 2304516। और वैसे ही आपको एक और कोड यहाँ पे दे दिया है, मतलब शब्द ना देकर कोड दे दिया है, शब्द आपको पहचानना होगा। तो यहाँ 0425361 लिखा हुआ है, इसको आप कन्वर्ट करिए अल्फ़ाबेट में। बताइए कौन सा इसमें से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो सही होगा? तो 83 आपने देखा, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। प्रश्न संख्या 84 को देखें। मोहन और सुरेश एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। मोहन ने तिमाही परीक्षा में सुरेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। सुरेश कक्षा के सभी छात्रों के बीच में 7वें स्थान पे है। कौन सा कथन पूर्णतया सत्य है, बताइए। और 84 जो आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब इसमें से बी हो जाएगा। एटलीस्ट वन स्टूडेंट इज इन द रैंक लिस्ट बिटवीन मोहन एंड सुरेश। कम से कम एक छात्र। प्रश्न संख्या 85। सुरेश अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। अनिल जयेश से भारी है, कृष्णा सुरेश से भारी है, लेकिन राजू से हल्का है। तो अब आपको ये बताना है कि सबसे कम वजन का कौन सा है? 85 सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से सी वाला, जयेश। जयेश जो है वो लाइटेस्ट है, सबसे हल्का है। 86वें प्रश्न को देखिए। पी, क्यू, आर और एस, ये लोग खेल रहे हैं कैरम। ठीक है। पी और आर तथा यस और क्यू आपस में पार्टनर है। एस आर के दाईं ओर है और उसका मुंह पश्चिम दिशा में है। क्यू का मुंह कौन सी दिशा में होगा, ये आपको बताना है, डायरेक्शन यहाँ बतानी। 86 ध्यान से देखिए, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, नॉर्थ में है, उत्तर दिशा में।
प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं। समीकरण का मान आपको बताना है। जोड़ का मतलब होता है घटाओ, घटाओ का मतलब होता है गुणा, और गुणे का मतलब होता है भाग यानी विभाजन। अब इस हिसाब से अगर हम चिन्हों को बदलते हैं तो नया मान क्या प्राप्त होगा, ये आपको इसमें से चुनना है। 87 को ध्यान से देखिए, और 87 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, 69। प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, एक तरफ शॉप और दूसरी तरफ जो सेल्स हैं उनके नाम मतलब उनकी संख्या दे रखी है। यहाँ 2 वर्ष है, एक तो 2018 है, दूसरा 2017 है। अब इसमें आपको देखना है 2017 और 18 में मोबाइल की बिक्री को ये दर्शाता है। इसमें दुकानों का जिक्र किया गया है अल्फ़ाबेट में ABCDE। अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो प्रश्न पूछा गया है कि दुकान A की दोनों वर्षों की कुल बिक्री और दुकान D की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए। प्रश्न संख्या 88। देखिए, इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला। 7:6, 7 और 6 का अनुपात यहाँ दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 89 में कहा गया कि 2018 में दुकान डी के द्वारा की गई मोबाइल की बिक्री वर्ष 2017 में दुकान सी के द्वारा की गई मोबाइल की बिक्री का कितने प्रतिशत है। यहाँ पर प्रतिशत आपको निकालना है और सही जवाब इसका हो जाएगा 89 का सी वाला। 93.33 इतना परसेंट जो है वो हमें दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं। यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस X महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया हो तो आप बताइए कि राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया था। यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार, तो बताइए। यहाँ पर आपको तारीख बतानी है। और 90 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 26। ठीक है। प्रश्न संख्या 91। यहाँ पर कहा गया कि यदि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार था तो 1 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना होगा। और 91 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, बुधवार रहा होगा। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 92 को देखें। ऐतिहासिक स्मारकों का या स्थलों का भ्रमण करते हुए एक पर्यटक पूछता है कि यह स्मारक कितने वर्ष पुराना है। अब उसको गाइड करने वाला जो व्यक्ति है वो टेढ़े किस्म का आदमी था। वो उत्तर देता है कि यह स्मारक 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसकी सही आयु जो है वो 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या थी। 2 साल पहले अगर आप पूछते तो वह एक वर्ग संख्या थी और वह 2 वर्ष के बाद एक घन बन जाएगी। ठीक है, 2 साल और बीत जाएगा तो वो एक क्यूब बन जाएगा, क्यूब नंबर बन जाएगा। तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि स्मारक की वर्तमान आयु कितनी। तो 92 नंबर का जो प्रश्न है उसको आप देख रहे हैं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 123। वो स्मारक जो है वो 123 साल पुराना है। प्रश्न संख्या 93 को देखते हैं। 36 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, वो 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 36 वस्तुओं को खरीदने में जितना पैसा चुकाना पड़ा है वो 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ हानि होगी निश्चित तौर पे, क्योंकि खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में। तो हानि का प्रतिशत क्या होगा ये आपको इसमें से बताना होगा। तो प्रश्न संख्या 93 को आप देख रहे हैं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसमें से ए हो जाएगा। 25% इसका जो सही उत्तर है वो हमें दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 94 को देखते हैं। एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 किताबें खरीदता है और 11 रुपये में 10 किताबें बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा बताइए। 12.3 का होगा, 12.5 का होगा, 21.5 का होगा या 21.0 का होगा। 94 सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से डी वाला। ठीक है, 21, यहाँ जो 21 है प्रतिशत के हिसाब से, ये परसेंट में दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 95 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चलता है। शुरुआती स्थान से वो कितनी दूर है ये आपको बताना होगा। 95 को आप देख रहे हैं और इसका जो परफेक्ट आंसर है वो इसमें 5 किलोमीटर हो जाएगा, यानी ए वाला जो उत्तर है वो सही। 96 को देखिए। यहाँ पर एक मतलब अक्षरों का समूह दिया हुआ है, 3 एक जैसे हैं और एक इनमें से अलग है। कौन सा अलग है बताइए। 96 का राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। AOT जो है वो बाकियों से अलग है, बाकी 3 एक जैसे। 97 की अगर बात करें, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 में से 3 अक्षर समूह जो है वो वर्णमाला के क्रम में अपनी स्थिति के आधार पे किसी एक प्रकार से एक जैसे, और इनमें से कौन सा ऐसा अक्षर समूह है जो कि बाकी तीनों से भिन्न है, देखें और बताएं। 97 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। KJI जो है वो बाकी तीनों से भिन्न है। प्रश्न संख्या 98।
नीचे दिए गए 4 में से किन्हीं 3 प्रकार, मतलब 3 जो है वो एक जैसे हैं, एक भिन्न है इसमें से, यही चीज़ इसमें भी है। तो 46 है, 13 है, 20 है और 72 है, 48, 13, 20 और 72, इसमें से कोई एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है बताइए। और 98 जो है ना, इसका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। सीधी बात है, 13 इसमें से अलग है, बाकी जो है वो सब एक जैसे। प्रश्न संख्या 99 में पूछा गया कि 4 में से 3 जो है वो एक जैसे, कोई एक जो है वो बाकियों से भिन्न है, वो कौन सा है। तो 99 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। इसमें से 200 जो है वो बाकियों से अलग है, हम बी को चुनते हैं। और 100 को देखिए, यहाँ पर कहा गया कि फिर 3 शब्द जो हैं वो एक जैसे हैं, कोई एक इनमें से अलग है। तो बिल्ली, चूहा, कुत्ता और मेढक, इसमें से बताइए कि कौन सा एक अलग है। और 100 को अगर देखा जाए तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, मेढक। बाकी जो है वो थलचर हैं, ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन मेढक जो है वो एक उभयचर प्राणी है, यानी एम्फीबियन है, वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। तो इस हिसाब से ये भिन्न है। प्रश्न संख्या 101 को देखते हैं। अब यहाँ से मोड चेंज हो गया है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हम 50 की संख्या में देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि बलिया जिले में कौन सी झील इसमें से उपस्थित है। बलिया जिले में कौन सी झील है। गौर झील है, चित्तौरा है, बरुआ सागर है, सुरहा ताल है। सही जवाब इसका क्या होगा, डी हो जाएगा। इसमें से सुरहा ताल जो है वो बलिया में है। गौर झील अगर आप देखें तो वो रामपुर की है। ठीक, डी को पहले लगा लीजिए, ठीक है, डी वाले को लगा लेते हैं। सुरहा ताल, गौर झील कहाँ पे है, रामपुर में है। चित्तौरा आपके बहराइच में है और समसपुर जो है वो रायबरेली में है। बरुआ को अगर आप देखें तो ये झांसी में है। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में है। चंबल, सोन, रामगंगा, निश्चित तौर पे रामगंगा, ठीक है, और इसीलिए हम सी को चुनते हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर ये बहती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या 103 को देखते हैं। राजघाट बांध, ठीक है, राजघाट बांध और आगे एक ब्लैंक स्पेस है जिसमें कि राज्य का नाम आपको भरना है और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच में अंतरजातीय बांध परियोजना है। माफ कीजिएगा, अंतरराज्यीय बांध परियोजना है, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इंटर स्टेट डैम प्रोजेक्ट ये है राजघाट बांध परियोजना। इसमें एक पक्ष जो है वो यूपी गवर्नमेंट का है, दूसरा कौन से प्रदेश की सरकार है वो आपको चुनना है। तो 103 को आपने देखा और इसका जो परफेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का ये सामूहिक या संयुक्त उपक्रम कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 104, रामसर स्थलों की सूची में कौन सा शामिल नहीं किया गया है। तो बखीरा है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य है और सांडी है। ये सारी बर्ड सेंचुरी हैं। इसमें से बखीरा जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुल मिलाकर आपको देखना है कि रामसर साइट इसमें से कौन सी नहीं है। और 104वां आप देख रहे हैं, परफेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका इसमें से रामसर साइट में नहीं शामिल है, बाकी सभी है। इसके बाद देखते हैं 105 को। यहाँ आप देख रहे हैं सितार प्लेइंग से किसका संबंध नहीं है, मतलब सितार वादन से इसमें से कौन सा जुड़ा नहीं है। तो यहाँ पर श्रीमती एन राजम का नाम दिया है, रविशंकर जी हैं, राजभान सिंह हैं और मुश्ताक अली खां हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सितार वादन नहीं करता है। 105 परफेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये एन राजम का जो संबंध है ना, ये सितार वादन से नहीं बल्कि वायलिन से है, बाकी लोग सितार बजाते हैं। 106 को देखते हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खान ये हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हैं, ये तो आप जानते ही हैं। कौन से घराने के संस्थापक थे ये आपको बताना है। तो 106 को आप देख पा रहे हैं और इसका जो परफेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। किराना घराना से इनका संबंध है। श्रृंगी रामपुर मेला, ये मेला जो है ये कौन से जिले में आयोजित किया जाता है आपको ये बताना है। प्रश्न संख्या 107, सही जवाब इसका क्या होगा, फर्रुखाबाद हो जाएगा। डी वाले विकल्प को हम इसमें से चुनते हैं। अगले वाले प्रश्न में कहा गया कि सैरा लोक नृत्य, सैरा एक लोक नृत्य है यानी फोक डांस है, बुंदेलखंड क्षेत्र के कौन से जिले में ये नहीं होता है, मतलब कहाँ पे लोकप्रिय नहीं है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। जालौन में नहीं होता है, जालौन में लोकप्रिय नहीं है, बाकी सभी जगह पे है, तो यहाँ हम बी को चुनते हैं। 109 की बात करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के हिसाब से 2019 के पिछले आकलन की तुलना में वृक्षों के आवरण की सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत नहीं बताना है, यहाँ पर बताना है क्षेत्रफल, सीधे सीधे। तो क्षेत्रफल के हिसाब से बताइएगा। और 109 की अगर बात करें तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, 721 स्क्वायर किलोमीटर। बी वाले विकल्प को हमने इसमें से सिलेक्ट किया। प्रश्न संख्या 110 की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया कि भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 वाली, उसके हिसाब से भारत का दुनिया में वनावरण के लिहाज से कौन सा स्थान है।
दुनिया में हम सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं और एक छोटी भूमि पर अगर ज़्यादा आबादी होगी तो निश्चित तौर पर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका विनाश तय होता है। तो यहाँ जंगल पहले से ही नष्ट हो रहे हैं और अब स्थिति और गंभीर हो गई है। फिलहाल आप बताएं हम लोग पूरी दुनिया में कौन से स्थान पे? तो 110वें को अगर आप देखें तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा, 10वें स्थान पे। ठीक है, 10वें स्थान पे। प्रश्न संख्या 111, इसमें कहा गया कि कौन से अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ये क्या था, मतलब कौन सा एक्ट था? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। और हम चुनेंगे किसको इसमें से? डी वाले को। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट था और रेगुलेटिंग एक्ट इसमें कहीं दिया नहीं है, यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट इत्यादि दिया हुआ है। यही जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इसके द्वारा एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ संयुक्त होकर बनने वाला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 112 की बात करते हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा किसको एडॉप्ट किया गया बताइए? राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गीत को? इसमें बताइए। 22 जुलाई 1947 तारीख ध्यान से देखिए। परफेक्ट आंसर इसका ए ही होगा। राष्ट्रीय ध्वज को यानी जो तिरंगा है हमारा, उसको पहले ही स्वीकार कर लिया गया था और वो तारीख थी 22 जुलाई 1947। बाकी दोनों जो है वो 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किए गए थे। प्रश्न संख्या 113 की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 जुलाई 1946 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और इसके अध्यक्ष का नाम क्या था, ये आपको बताना है। व्यक्तियों के नाम साथ में दिए हुए हैं। सही जवाब इसका क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, और इसीलिए हम बी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। 114वें प्रश्न में कहा गया कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिखाई देता है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटेड टू द म्यूनिसिपैलिटीज हैव बीन गिवन? तो म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पंचायत जो है, माफ कीजिएगा, नगर पालिकाएं जो हैं, उनका प्रावधान कहाँ पे है? तो 114वें को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाले विकल्प को हमने चुना। ये पार्ट 9A है। ठीक है, 9 क भी आप कह सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। 115वें प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर कहा गया कि कौन सी अनुसूची 1992 में जो 73वां संशोधन हुआ था उसके द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? ये 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है या इसमें से कोई नहीं है? तो 115वें को आप ध्यान से देख रहे होंगे, डी वाला ऑप्शन इसका ज़्यादा सही होगा। इसमें से कोई नहीं है। तो सही बात क्या है? ये 11वीं अनुसूची है जिसमें कि 29 मामले मौजूद है और इसको 1992 में 73वां संशोधन करके जोड़ा गया था। और इसमें पंचायतों की शक्तियां हैं, अधिकार हैं, जिम्मेदारियां हैं, इन सब का ब्यौरा प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 116 की बात करते हैं। द फॉसिल ऑफ प्री लिथिक ह्यूमन हैड बीन डिस्कवर्ड इन हथनोरा बाय हुम एमंग द फॉलोइंग? हथनूरा या हथनौरा कहा जाता है। यहाँ से हमें पूर्व पाषाणिक मनुष्यों के जीवाश्मों की प्राप्ति हुई है। इस महत्वपूर्ण खोज को किसने किया था? यहाँ पर HD सांकलिया का नाम दिया हुआ है। इनका पूरा नाम दिया हुआ है हसमुख धीरज लाल सांकलिया, अच्छा नाम है। इसके अलावा अरुण कुमार सोनाकिया का नाम है, ब्रजवासी लाल हैं और इनमें से कोई नहीं। तो 116वें को आपने देखा, सही जवाब इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। ये सोनाकिया के द्वारा खोजा गया था। यहाँ हमने बी वाले ऑप्शन को चुना। डी दिया जरूर है लेकिन ये जो सोनाकिया का ऑप्शन है ये बी में है और हम बी को चुनते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 117 की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया कि हड़प्पा शैली के लाल मृदभांड सबसे पहले कौन से स्थान से प्राप्त हुए? यहाँ कुछ स्थानों के नाम दिए हैं और 117 को आप देख रहे हैं। सही जवाब इसका क्या होगा? कुणाल, या इसे कुनाल कहा जाता है। सी वाले विकल्प को हम इसमें से सेलेक्ट करते हैं। अगले वाले को देखते हैं। ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी नदी के तट पे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था? यहाँ नदियों के नाम दिए हैं और आप जानते हैं कि ये दशराग्य युद्ध जो है इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है और ये परुष्णी के तट पे लड़ा गया था, यानी रावी नदी के तट पे। तो ये नदी इसकी साक्षी है और इसमें से हम परुष्णी को चुनते हैं। हो सकता है नदियों का वर्तमान नाम देकर आपसे पूछा जाए। दीवाने रिसालत शब्द से आप क्या समझते हैं और दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में ये इस्तेमाल किया गया था, इसका मतलब क्या होता है? तो 119वें को ध्यान से देखा, सही जवाब इसका क्या होगा? ए हो जाएगा। ये अपीलीय विभाग था, यहाँ अपील कर सकते थे। बाकी दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग होता था। दीवाने बंदगान ये गुलामों का डिपार्टमेंट होता था और इश्तिहाक वाला जो है वो पेंशन का होता था। हम ए वाले विकल्प को चुनते हैं। 120 की बात करते हैं। सुल्तानगढ़ी मूल रूप से एक मकबरा है। इसको किसने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद शाह की स्मृति में बनवाया था? अपने बेटे के लिए इसने मकबरा बनवाया था। ये व्यक्ति कौन था? इसमें कुछ शासकों के नाम दिए हैं।
और 120वां जो है इसका सही जवाब इसमें बी हो जाएगा। ये इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, यहाँ हम बी वाले विकल्प को चुनते हैं। ये नसरुद्दीन महमूद शाह जो है ये इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था और इल्तुतमिश इसको बहुत मानता था, वो चाहता था कि यही शासक बने, लेकिन इसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो रजिया को अपनी अगली उत्तराधिकारी घोषित करता है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। यहाँ देखिए 121, रक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है किसको? तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में टकराव होता है और इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। इसे तालीकोटी या बन्नी हट्टी का भी युद्ध कहा जाता है। तो डी वाले ऑप्शन को हम इसमें से सिलेक्ट करते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल से कौन सी घटना संबंधित नहीं है, ये आपको देखना है और बताना है। बताइए। तो यहाँ पर है माउंटेग्यू की अगस्त घोषणा यानी अगस्त डिक्लेरेशन, रॉलेट एक्ट, चौरी चौरा, जलियांवाला बाग। अगर आपको चेम्सफोर्ड का टेन्योर पता है तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। बताइए। और इसमें अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड जो है वो चेम्सफोर्ड के समय में नहीं हुआ था, बाकी सारी घटनाएं जो है वो उसी के समय की। चौरी चौरा कांड का जो समय है वो 1922 का था और ये समय है रीडिंग का, जो कि 1921 से लेकर 26 तक रूल करता है। इसके बाद चलते हैं 123वें की ओर। यहाँ पर कहा गया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में होती है। बात ठीक है, किसके द्वारा की जाती है वो आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। केशव चंद्र सेन के द्वारा की जाती है। बी वाले विकल्प को हम इसमें से चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 124 की बात करते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया? लखनऊ, फैजपुर, कलकत्ता या इसमें से कोई नहीं? तो 124 को आप देख रहे हैं और सही जवाब इसका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यहाँ तो कोई विकल्प हमारे काम का नहीं है, तो फिर इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ये हरिपुरा अधिवेशन था, जिसमें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रचंड बहुमत से जीतते हैं और बैलों के रथ पर सवार होकर बिल्कुल राजा की तरह इनकी शोभा यात्रा निकलती है। ये समय है 1938 का। ठीक है, और उसी समय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाता है, लेकिन ठीक अगले ही साल खटाई पड़ जाती है। इसके बाद 125 की बात करते हैं। यहाँ यूपी के सेंसस 2011 की बात हो रही है। आपको ये बताना है कि दूसरा सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला इसमें से कौन सा है? तो प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर। देखें और बताएं। 125 राइट आंसर बी हो जाएगा, आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ जो है ये ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। तो फिर पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर आबादी के मामले में प्रयागराज है। ग्रामीण आबादी की भी बात अगर की जाए तो उसमें भी प्रयागराज जो है वो पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर आप देख ही चुके हैं। तीसरे स्थान पर जौनपुर है, चौथे स्थान पर सीतापुर है ग्रामीण आबादी के मामले में, और हाँ 5वें स्थान पर गोरखपुर। प्रश्न संख्या 126 की बात करते हैं। यहाँ पर देखें ग्रामीण साक्षरता दर कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? देखें और बताएं। ये प्रदेश के हिसाब से है और 126 सही जवाब इसका क्या होगा? ए हो जाएगा। औरैया में सबसे ज़्यादा है, औरैया पहले नंबर पे, उसके बाद इटावा, फिर मैनपुरी, फिर कानपुर देहात, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर। यहाँ कहा गया कि 2019 के आकलन की तुलना में उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 को ही आधार बनाना है। यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग किलोमीटर में आंकड़ा, और 127 को आप ध्यान से देख रहे हैं। सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सी हो जाएगा। ये 79 वर्ग किलोमीटर होगा। प्रश्न संख्या 128 को देखते हैं। यहाँ पर फिर से वन स्थिति रिपोर्ट की बात हो रही है और कितने जिलों में अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो नहीं पाए जाते हैं, उन जिलों को आपको यहाँ संख्या के तौर पे चुनना है। मतलब कितने जिलों की ऐसी संख्या है। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर नहीं है, मतलब कितने जिलों में नहीं है। तो 128वें को आपने देखा, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 51 जिले ऐसे हैं, 75 जिलों में से 51 ऐसे जिले हैं जहाँ पे अति सघन वन पाए ही नहीं जाते। इसके बाद 129 की बात करते हैं। यहाँ सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपको बताना है कौन सा होगा। राज्य का नाम नीचे दिया हुआ है। और 129 को अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा, अरुणाचल। ठीक है, 130 की बात करें। बागुरुम्बा, ये बागुरुम्बा या बगुरुम्बा कहा जाता है, ये एक तरह का फोक डांस है। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य से संबंधित है। राज्य का नाम आपको इसमें से चुनना है। यहाँ पर कुछ दक्षिणी और पूर्वी राज्यों के नाम जैसे त्रिपुरा है, तमिलनाडु है, असम है और कर्नाटका है। तो 130 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये असम का है, बागुरुम्बा जो है ये असम का है। बाकी जो है उनका भी पता होना चाहिए, जैसे कि त्रिपुरा में होजागिरी है, हुत्तारी जो है ये कर्नाटक का है, कोट्टालम या कोलाट्टम कहा जाता है ये आपका तमिलनाडु का है। प्रश्न संख्या 131 को देखते हैं।
ये किस स्थान का यहाँ जिक्र किया जा रहा है जहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है वो 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच की होती है। एनुअल जो रेनफॉल है या प्रेसिपिटेशन है वो प्राप्त होता है 40 से 60 सेंटीमीटर। ये सवाना प्रकार की वनस्पति वाला क्षेत्र होता है या फिर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का टाइप होता है, वेजिटेशन वहाँ इस तरह की होती है, या ड्राई डेसिडुअस होता है या डेजर्ट टाइप की वेजिटेशन होती है। आप देख रहे हैं कि वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वर्षा की मात्रा ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर जो सदाबहार वन है वो नहीं होंगे। अब बताइए, तो 131 सही जवाब इसका ए हो जाएगा। ये सवाना प्रकार की वनस्पति होती है, लंबी लंबी घासें होती हैं। यहाँ लंबे वृक्षों को उगने के लिए पर्याप्त जो वर्षा की मात्रा है वो नहीं दिखाई देती। प्रश्न संख्या 132, अब यहाँ पे मिट्टी का पूछा जा रहा है। तो कौन सी मिट्टी ऐसी होती है जिसमें कि लोहा और एल्यूमिनियम दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? ये आयरन और एल्यूमिनियम से रिच होती है। तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटेराइट है और रेड सॉइल है। 132 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला, लेटेराइट। लेटेराइट जो है इसमें लोहा यानी आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 133 को देखते हैं। द रिवर रावी इज अ मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल? इसमें से कौन सी नहर है जिसका कि मुख्य पानी का स्रोत रावी नदी है? तो ये आपकी बीकानेर कैनाल है, बिस्त दोआब है, भाखड़ा नहर है या ऊपरी बारी दोआब है? इसमें से कौन सी नहर होगी? 133 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये ऊपरी बारी दोआब नहर है। यहाँ जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 134, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान अनुसंधान संस्थान, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो ये कासरगोड दिया हुआ है, तिरुवनंतपुरम है, कोझिकोड है और कोच्चि है। 134 सही जवाब इसका क्या होगा? बी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। ठीक, केरल में है तिरुवनंतपुरम और वहीं पर ये स्थित है। प्रश्न संख्या 135 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टचेज ओनली 2 कंट्रीज? बताइए, सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। 135 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम यहाँ पे जो राइट आंसर है उसे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 136 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? जम्मू एंड कश्मीर, लिम्बू ट्राइब यहाँ पे रहती है। चेंचू ट्राइब जो है ये केरल की नेटिव है। गद्दी जो है ये महाराष्ट्र के हैं और पोमला जो है ये सिक्किम के हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। 136 सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, केरल और चेंचू वाला जो है वो इसमें सही दिया है, बाकी जो है वो गड़बड़ है। जैसे कि गद्दी जो है ये पहाड़ी क्षेत्र मतलब हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, और पोमला जो है ये महाराष्ट्र के हैं। लिम्बू जो आप देख रहे हैं ये सिक्किम के। प्रश्न संख्या 137, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? एलबुर्ज वॉल्केनो जो है ये ईरान में है। किनाबालू जो है ये भी एक ज्वालामुखी का नाम है जो कि मलेशिया में है। सबनकाया ज्वालामुखी या वॉल्केनो ये फिलीपींस का है और माउंट पोपा जो है ये भी एक वॉल्केनो है जो कि म्यांमार में है। अब इसमें से कोई एक गलत है, कौन सा गलत है? 137 सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सबनकाया जो है ना ये वॉल्केनो फिलीपींस में नहीं है बल्कि पेरू में है, यानी साउथ अमेरिका। अगले प्रश्न को देखिए 138, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और कंट्री का नाम दिया है। कोनुको जो है ये वेनेजुला की शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, रोका ब्राजील की है, रे वियतनाम की है और कैंगिन जो है या कंगिन इसको कहा जाता है ये कंबोडिया की है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक डिजास्टर है। ठीक है, खेत हम लोग अपने जंगलों को काट के बनाते हैं, जनजातियां प्रायः ऐसा करती हैं, और जब वो ज़मीन कम उर्वर रह जाती है, फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है, तो उस स्थान को छोड़कर वो अगले हिस्से के जंगलों को जलाकर या काट कर साफ करते हैं और वहाँ पर खेत बनाते हैं। इससे बहुत बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी निर्वनीकरण की घटना होती है। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है? 138 परफेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी वाला। कैंगिन जो लिखा हुआ है ये कंबोडिया से जुड़ा हुआ नहीं है। कैंगिन को अगर देखा जाए तो ये फिलीपींस की शिफ्टिंग कल्टीवेशन। प्रश्न संख्या 139, लोवेस्ट अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द उत्तर प्रदेश बजट 2022-23? इसमें आप देखें और बताएं सबसे कम अमाउंट किसके लिए आवंटित किया गया? तो 139 राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, महिलाओं के कल्याण के लिए। महिलाओं के कल्याण के लिए सबसे कम इस बार यूपी बजट में जो अमाउंट है वो 2022-23 वाला जो बजट था उसमें अमाउंट दिखाया गया था। बाकी सभी जो यहाँ देख रहे हैं वो इनसे ज़्यादा है। प्रश्न संख्या 140, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जो है वो किस
संस्थान के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, विश्व बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, नॉन ऑफ दीज है। इसमें से आपको चुनकर बताना है। तो 140 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो फिर होगा कौन सा? तो इसका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की जाती है। 141 को देखते हैं, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 मेजबानी किस देश को सौंपी गई है, बताइए। 141 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बांग्लादेश को सौंपी गई, ठीक है, बांग्लादेश को सौंपी गई है। यहां आप देख रहे हैं बिहार में 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया है। यह जो वेधशाला है, वेधशाला का मतलब ऑब्जर्वेटरी होता है अंग्रेजी में, तो ये जो वेधशाला है ये बिहार के कौन से जिले में स्थित है ये आपको बताना है, बताइए। ये 106 ईयर ओल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, आपको जिले का नाम चुनना है। और 142 जो है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में लंगत सिंह कॉलेज है, वहां पे इसे शामिल किया गया है। तो इसमें से हम सी वाले विकल्प को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 143 की बात करें, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ, ये कौन सा राज्य है, मतलब कौन से राज्य की सरकार है जिसको कि हाल फिलहाल में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। तो 143 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यहां तो कोई नहीं दिया है। अब समस्या यह है कि फिर कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर इसका इसमें हो जाएगा आपका ओडिशा, ठीक है, ओडिशा दिया ही नहीं था, पहले स्थान पे ओडिशा, बिहार इसमें दूसरा था और हरियाणा इसमें तीसरा था। प्रश्न संख्या 144, हाल ही में कौन सा विभाग या कौन सा डिपार्टमेंट और साथ में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के दूसरे चरण में खाद्य पोषण सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर किए हैं, अर्थात हस्ताक्षर किए। तो बताइए ये विभाग कौन सा है? इसमें एक का नाम बता दिया है और दूसरा जो है वो आपसे पूछा गया है। सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? ए हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, है ना। तो ए वाले विकल्प को हम चुन लेते हैं। वैसे भी इसमें पकड़ना आसान था। प्रश्न संख्या 145, यहाँ पर कहा गया कि हाल ही में यहाँ व्यक्ति का नाम आपको चुनना है, किसके द्वारा लिखी गई है, और किताब का नाम है अष्टांग योग, ठीक है, अष्टांग योग। इसका विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया है। लेखक इसके कौन है? और 145 राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सोनू फोगाट, डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा इसको लिखा गया है। अष्टांग योग इस पुस्तक का नाम है और इसका जो विमोचन का काम है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसमें से हम सी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 146, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ आईसीसी, नया महाप्रबंधक कौन बना है? तो यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दिए हैं, जैसे कि जियोफ एलार्डिस का नाम है, वसीम खान है, जहीर अब्बास है और ग्रेग बार्कले। 146 परफेक्ट आंसर उसका हो जाएगा बी वाला, वसीम खान, ठीक है, ये पाकिस्तान के हैं। और 147 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रिपेयर एंड मॉडिफाई लेटर्स, बुक एंड रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसके सहारे पुस्तकें, रिपोर्ट या प्रयोग पत्र इत्यादि तैयार करने का काम किया जाता है? तो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग होती है, स्प्रेडशीट होती है, डाटाबेस होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर काम में आता है? परफेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जो बी वाला ऑप्शन है उसको हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 148 की बात करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली गलतियों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर बात मिस्टेक्स की हो रही है, गलतियों की हो रही है। तो बग कहा जाता है, एरर कहा जाता है, पैच कहा जाता है या ग्लिच कहा जाता है? कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? 148 उसे बग कहा जाता है, ठीक है। बग जो है ये गलतियां होती हैं और इनको ढूंढकर सुधारा जा सकता है, और ढूंढकर सुधारने की जो प्रक्रिया होती है उसको डीबगिंग कहा जाता है। तो वो दोनों ही आपको पता होना चाहिए, यहाँ आप देख रहे हैं। और प्रश्न संख्या 149 को देखें, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये है क्या? तो ये इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, कंपाइलर है, ट्रांसलेटर है। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो कंपाइलर होगा। कंपाइलर जो है वो हाई लेवल की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। हमने सी को चुन लिया।
प्रश्न संख्या 150 की बात करते हैं। एक ही कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को एक साथ संपादित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? यहां पर दिया हुआ है और करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मल्टी प्रोग्रामिंग होगा कि मल्टीटास्किंग होगा? यहां पर बात हो रही है संपादित करने की और इसीलिए हम मल्टी प्रोग्रामिंग चुनेंगे और डी वाला विकल्प इसमें से हमारा सही दिखाई देता है। और यहाँ पर ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। आगामी परीक्षा के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना और तब तक के लिए नमस्कार।